तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 7 फरवरी 2026। तो दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर तो केवल एक ही न्यूज़ से भरा हुआ है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। आप सबको ध्यान होगा दोस्तों, आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग चल रही थी, कल 6 तारीख को दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर साहब टीवी पर आए और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो हमेशा हर किसी को याद रहता है, वो होता है कि रेपो रेट में क्या होगा? तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया दोस्तों। मार्केट में स्टेबिलिटी है, मार्केट हो चाहे इन्वेस्टर हो, हर व्यक्ति की नजर रहती है आरबीआई की इस मीटिंग पे और रिगार्डिंग स्पेशली कि रेपो रेट में क्या हुआ, क्यों रहती है वो तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए, आरबीआई एमपीसी। बेसिकली आप सब जानते हैं हमारा बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अंदर अंदर दोस्तों एक मीटिंग, एक कमेटी बनाई हुई है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी कमेटी। ये कमेटी दोस्तों लगभग हर 2 महीने में मिलती है। हर 2 महीने में मिलती है। इस बार दोस्तों ये मिली 4 से 6 फरवरी के बीच में। 4 से 6 फरवरी 3 दिन तक मिली। लास्ट के 6 तारीख को दोस्तों फिर आरबीआई के गवर्नर टीवी पर आए और उन्होंने अनाउंसमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया होती है एमपीसी की, क्या काम करती है तो हम देखते हैं। तो इस एमपीसी ने दोस्तों कल निर्णय लिया गया कि एक तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। रेपो रेट अनचेंज एट 5.25%। रेपो रेट में कोई चेंज नहीं है। साथ में जो स्टांस है उसमें दोस्तों स्टांस में भी चेंज नहीं किया गया। इसके बारे में हम आगे जानेंगे स्टांस क्या होता है। बेसिकली से आरबीआई गवर्नर क्या हुआ, टीवी पे आके अनाउंस किया गया कि जो एमपीसी की मीटिंग में क्या-क्या निर्णय लिए गए। तो सबसे पहले तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, स्टांस में भी कोई चेंज नहीं किया गया और भी कई सारी चीजें इसमें दोस्तों डिसीजन हुई, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी। भाई देखो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 आप सबको पता है आरबीआई को सारे पावर कहां से मिलती है? तो मिलती है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसके तहत इसका गठन होता है, क्या होगा, गवर्नर कौन होता है, वाइस डिप्टी गवर्नर कौन होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, सब कुछ के बारे में दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934 में प्रोविजन है। तो इस एक्ट के तहत ही दोस्तों ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। तो इट मींस एमपीसी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए क्या है, संवैधानिक स्टैट्यूटरी इज ए बॉडी है। बेसिक काम क्या होता है? तो बेसिक काम दोस्तों उसका उसका होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। हम सब जानते हैं इकोनॉमिक्स में 2 पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक्स में 2 पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, केवल 2 ही मेजर पॉलिसी होती है दोस्तों। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या जिसको कई लोग हिंदी में राजकोषीय नीति कहते हैं। दोस्तों ये बजट के माध्यम से एक्सप्रेस होती है। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है वो बजट के माध्यम से एक्सप्रेस होती है और देश का वित्त मंत्री इसको बनाता है। इसमें कितना टैक्स लगेगा, टैक्स घटाएंगे, बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करेगी, सब्सिडी क्या होगा, ये सब के बारे में दोस्तों फिस्कल पॉलिसी में होता है। दोस्तों ये दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीति को बनाने का काम दोस्तों गवर्नमेंट का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर आरबीआई का काम है। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो बैंक का लोन मिलता है इंटरेस्ट रेट, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके क्या करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट हमारे लोन महंगा कर देंगे, अपने आप लोन कम हो जाएगा। लोन सस्ता कर देंगे, अपना आप ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे। इसके माध्यम से क्या होगा, इन दोनों के काम से माध्यम से अल्टीमेट क्या होता है, एक तो महंगाई को कंट्रोल करते हैं। भाई जैसा अभी देश में महंगाई बहुत बढ़ गई, इसका मतलब मैंने महँगा का मतलब मैंने आपको बता रखा है, डिमांड बढ़ गई, तो लोन महँगा कर देंगे आरबीआई। लोन महँगा कर देगा तो क्या होगा? अपने आप कम लोग लोन लेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो महँगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे दोस्तों जो मोटा-मोटी जो इसका मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन, साथ में ग्रोथ बढ़ाना, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना। भाई लोन सस्ता करेंगे तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। साथ में बिज़नेस में भी ज़्यादा लोन लेंगे, तो प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बढ़ाएँगे। तो ये दोस्तों 2 पॉलिसी का गेम होता है। जो आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक तो बजट निकल ही चुका। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में वो डिसाइड कैसे करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, कैसे इंटरेस्ट रेट रखेंगे, ये सब के लिए दोस्तों एक एक कमिटी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने आरबीआई के अंडर में। बेसिकली 6 मेंबर कमिटी होती है, 6 सदस्य कमिटी होती है और सारे डिसीजन यहाँ पे मेजोरिटी से लिए जाते हैं। 3 तो आरबीआई के अंदर से होते हैं, आरबीआई का गवर्नर साहब इसके चेयरमैन होते हैं, एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। 3 तो आरबीआई से और 3 है ना एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, जो गवर्नमेंट जो अपने इकोनॉमिक्स के फील्ड में महारथी है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। ये 6 के 6 लोग हर 2 महीने में एक बार मिलते हैं, 3 दिन के लिए मिलते हैं और फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि अब हमको क्या डिसीजन लेना है। क्या लेते हो तो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली जो एमपीसी है वो 6 मेंबर कमेटी है दोस्तों। इसको चेयर करता है दोस्तों आरबीआई का गवर्नर साहब करते हैं। मीट एवरी 2 मंथ्स, हर 2 महीने में ये मिलती है। अभी दोस्तों जो ये मिले हैं 4 से 6 फरवरी के बीच मिले हैं। दोस्तों ये एमपीसी जो अभी मीटिंग हुई है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो इस साल की लास्ट है, जो फाइनेंशियल चल रहा है 2025-26, ये अब लास्ट है इसकी। अब अप्रैल जो जो अगली एमपीसी की मीटिंग होगी वो अप्रैल में होगी, मतलब अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। साथ में दोस्तों ये बजट के बाद पहली एमपीसी भी है। हर व्यक्ति की इसमें नजरें बनी हुई थी, क्या डिसीजन लेगा, पूरा शेयर मार्केट सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये क्या करता है दोस्तों, डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अगर हम पढ़ते हैं, उसके में के बारे में ये डिसाइड करती है। इस बार कब मिली है? 4 से 6 फरवरी 2026 के बीच मिली। फिर 6 तारीख को दोस्तों 10-11 बजे के आसपास गवर्नर साहब आते हैं और स्टेटमेंट देके इसको बताते हैं हमने क्या क्या डिसीजन लिया।
तो कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त लोग, उसके लिए तो इनको रट लो। आगामी जब भी एग्जाम होगा, ये डाटा सीधा का सीधा पूछा जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है दोस्तों रेपो रेट का। आप सब जानते हैं रेपो रेट के बारे में। आरबीआई बैंकों को लोन देता है। आरबीआई क्या करता है? बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस बैंक को लोन देगा, इस तो कुछ ब्याज लेगा, इस ब्याज को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट घटा देंगे, इसका मतलब आरबीआई बैंक को सस्ता लोन दे रहा है, तो बैंक आगे जनता को सस्ता लोन देंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा। तो जब बैंकों को ही महंगा लोन मिलेगा, तो जनता को भी महंगा लोन देंगे। महंगा लोन देंगे तो आम आदमी कम लोन लेगा, बिजनेसमैन भी कम लोन लेगा, महंगा लोन होगा तो ऐसे स्थिति में दोस्तों प्रोडक्शन घट जाएगा, डिमांड भी घट जाएगी, तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जैसे इकोनॉमी की स्थिति होती है, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। दोस्तों इस बार का जो एमपीसी में मेजर डिसीजन हुआ कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। रेपो रेट आज के डेट में 5.25% है, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये डेटा याद रखें, पूछ सकता है एग्जाम में। वर्तमान में देश में रेपो रेट कितनी है? तो 5.25%। दोस्तों स्टांस स्टांस होता है मतलब भविष्य की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी जैसे अप्रैल में, उसमें क्या निर्णय लेगी। दो तीन तीन प्रकार के होते हैं, अकोमोडेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली जो अभी की डेट में जो स्टांस है वो न्यूट्रल है। क्या है? स्टांस न्यूट्रल है, ना अकोमोडेटिव है ना कुछ और है। ये बेसिक जो स्टांस है वो न्यूट्रल है। तो अभी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में एमपीसी का क्या स्टांस है? तो न्यूट्रल है। साथ में दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, दोस्तों ये जुड़े हुए हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट जुड़े हुए हैं। ये रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होते हैं। फिक्स जो एमपीसी होती है दोस्तों रेपो रेट में चेंज करती है 5.25% तक। अब इसको कम कर देती है 5%। तो एमएसएफ बैंक रेट अपने आप बढ़ के कितनी हो जाती है? 5.25% जाती है। जो एमएसएफ बैंक रेट को एमपीसी चेंज नहीं करता, एमपीसी केवल रेपो रेट में चेंज करता है। और रेपो रेट प्लस 0.25% क्या होता है? एमएसएफ बैंक रेट। तो जब आपको रेपो रेट याद है तो वह 5% है, 5.2%। तो आप मुझे बता दो अपना आप कि एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बैंक रेट कितना होगा? तो सब बताएंगे कि 5.5% होगा। दोस्तों ऐसे एक कंसेप्ट आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। तो ये भी दोस्तों बैंक रेट से जुड़ी हुई है। ये रेपो रेट से ये दोस्तों -0.25% कम होती है। 0.25% रेपो रेट से कम होती है। तो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है, रेपो रेट है 5.25%। तो अपने आप हम बता देंगे कि एचडीएफ क्या होगा? 5% होगा। तो ये याद रखना दोस्तों, मैंने याद करने का तरीका बता दिया आपको। रेपो रेट याद रखनी है 5.25%। एमएसएफ बैंक रेट अपने आप उससे 0.25% ज्यादा हो जाएगा, 5.5 पे। एचडीएफ अपने आप उससे 0.25 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रिवर्स रेपो रेट, मैं आज इसका मतलब नहीं बता रहा, मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में बता रखी है। आप सब वहां पर इसको ढंग से कंसेप्ट समझे। आज तो हम केवल डेटा की बात करेंगे, क्या क्या डेटा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कल रिलीज किया। तो रिवर्स रेपो रेट में दोस्तों कोई चेंज नहीं किया गया। वर्तमान में ये 3.35% का ऐसा का उससे बना हुआ। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, सीआरआर कितनी है, एसएलआर कितनी है, ये सब पूछते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट दोस्तों 3.35%। सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 3% है, 3% ऑफ एनडीटीएल। तो ये भी याद रखना है कि सीआरआर वर्तमान में कितना है? 3% है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वर्तमान में 18% है, ये भी हमको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों जो एमपीसी की मीटिंग होती है तो भविष्य में डिसाइड करती है कि जो 2025-26 चल रहा है उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है। जो पहले दोस्तों इसने अनुमान लगाया था लास्ट एमपीसी में वो 7.3% था, लेकिन इस बार इसको बढ़ा के 7.4% कर दिएगा। तो ये डेटा याद रखना। पूछ सकते हैं कि आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगाया? तो 7.4% का लगाया। इसी प्रकार दोस्तों इन्फ्लेशन का भी इंपोर्टेंट होता है। जो 2025-26 चल रहा है वित्त वर्ष, इस साल महंगाई कितने रहने की उम्मीद है? तो इसका जो एस्टिमेट है वो दोस्तों 2.1% है। ये सारा डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद रखें। इसके बाद दोस्तों दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के साथ साथ, ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पावर। इसके अलावा आरबीआई आपको पता है कई सारे सेक्टर का रेगुलेटर है। कैसे कैसे? बैंक कंट्रोल करता है, बैंकों का बॉस है, एनबीएफसी का है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का है, पेमेंट एंड सेटलमेंट जो ऑपरेटर होते हैं उनका रेगुलेटर है। इसके अलावा कई सारी चीजों को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट करने वाली एंटिटी के लिए कई सारी पॉलिसीज, कई सारे सर्कुलर बनाता है। उसमें भी दोस्तों टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो जो दोस्तों एमपीसी के साथ में एक और डॉक्यूमेंट जारी हुआ था, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई का एक काम होता है कई सारे सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने का, रेगुलेटर करने का, उसके लिए दोस्तों पॉलिसी में ये कई सारे अपडेट करता है। मैं फिर बता दूं, इसका एमपीसी कोई लेना देना नहीं है, एमपीसी को ये पावर नहीं है, ये केवल आरबीआई की सोल पावर है, आरबीआई गवर्नर के पास में है। तो आरबीआई गवर्नर, लेकिन ये उसी टाइम रिलीज होती है एमपीसी के साथ में, ये क्या होता है इसको रिलीज करते हैं डेटा को। तो या फिर क्या चेंज किया गया? तो ये दोस्तों इसको भी हमको याद रखना है कि स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, कई सारे डेवलपमेंटल, कई सारे रेगुलेटरी चेंज करता है आरबीआई, तो उसको भी दोस्तों इसके साथ जारी करता है।
सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एनहांसमेंट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। आप सबको एक चीज याद होगी, बैंक में आप लोन लेने जाते हो, सपोज कोई ए व्यक्ति है, ये बैंक में लोन लेने गया, तो क्या लोन ऐसे दे देगा बैंक? नहीं देता, बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है। गोल्ड लेने लोन जाओ तो गोल्ड रखना पड़ता है, हाउसिंग लोन लेने जाओ तो मकान के कागज गिरवी रखने पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो जो गिरवी रखता है ना, उसको कहते हैं कोलेटर। कोलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो गिरवी डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीज रखते हैं, उसको कोलेटर कहते हैं। जैसे हम हाउसिंग लोन के संबंध में, क्या मकान क्या बैंक के पास गिरवी रखता है, तो वो क्या कोलेटर है। लेकिन दोस्तों कई सारे सेक्टर हैं, कई सारे लोन ऐसे हैं जो कोलेटर नहीं दे सकते, जिनके पास कोलेटर नहीं है, गरीब हैं, छोटे लघु इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, इनके पास क्या होता है दोस्तों? गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता। बड़े बिजनेसमैन के पास तो कुछ सब है, अडानी अंबानी के पास सब है, शेयर्स वगैरह वो गिरवी रख दे, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों छोटे जो इनके पास होता है, कुछ भी नहीं होता। तो एक कंसेप्ट आता है कोलेटर फ्री लोन, कि भाई कोई बात नहीं, ऐसे सेक्टर में हम क्या करेंगे, कोलेटर फ्री लोन दे देंगे। आपने सुना होगा मुद्रा योजना। ये मुद्रा योजना में दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, 20 लाख रुपए तक का लोन क्या करती है, कोलेटर फ्री लोन देती है। तो दोस्तों ऐसे जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, एमएसएमई हम पढ़ते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तो ये मीडियम नहीं, माइक्रो स्मॉल जो छोटे हमारे उद्योग हैं, उनको अब तक दोस्तों जो कोलेटर फ्री लोन की लिमिट थी वो 10 लाख तक थी। केवल 10 लाख रुपए तक का लोन आपको विदाउट कोलेटर मिलेगा। उससे ज्यादा आपको लोन लेना होगा तो आपको कोलेटर जमा करना पड़ेगा। लेकिन कल आरबीआई ने दोस्तों नया अनाउंसमेंट किया गया कि जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी जाएगी, 20 लाख कर दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए कोलेटर फ्री लोन की लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी, तो 10 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 20 लाख कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों इसके अलावा एक मिशन मिशन सक्षम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका भी अनाउंसमेंट किया गया। आप सब जानते हैं बैंकिंग, बैंक कई प्रकार के होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक का एक सेगमेंट होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक आज के डेट में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, गवर्नमेंट इनको मजबूत करने का प्रयास कर रही है। तो इन्हीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को टेक्निकल पावर बढ़ाने के लिए, टेक्निकल अपडेशन करने के लिए, मैनेजर पावर बढ़ाने के लिए दोस्तों मिशन सक्षम लिख के आया गया। इसकी फुल फॉर्म है सहकारी बैंक सक्षमता निर्माण। सहकारी बैंक को क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैसे करें, उनको टेक्नोलॉजी दो, उनको मैनेजमेंट पावर बढ़िया करो। तो इसके लिए दोस्तों कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर, लगभग 1.40 लाख, लगभग 1,40,000 लोगों को दोस्तों क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया जाएगा इस मिशन सक्षम के माध्यम से। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाल ही में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन सक्षम का संबंध है। तो दोस्तों सक्षम का मतलब कोई मजबूती महिलाओं के लिए कोई वो नहीं है, इसका संबंध है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कैपेसिटी बिल्डिंग से। लगभग 1,40,000 को पार्टिसिपेट को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों थर्ड बिंदु है रिव्यू ऑफ वॉलेंटरी रिटेंशन रूट फॉर एफबीआई इन डेट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों एक टेक्निकल मामला है, इतना हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं जो विदेश से निवेश इंडिया में आता है वो कई प्रकार से आता है। एक आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। एफपीआई होते हैं बेसिकली जो क्या करते हैं शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट में इसमें निवेश करते हैं। तो दोस्तों ये जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये बॉन्ड जो डेट मार्केट में निवेश करने के लिए आरबीआई ने 2019 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको नाम दिया गया था वॉलेंटरी रिटेंशन रूट, वीआरआर। तो दोस्तों ये वीआरआर की एक लिमिट फिक्स की गई थी, केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए तक क्या कर सकते हैं एफबीआई इस वीआरआर के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कल आरबीआई ने ये लिमिट क्या कर दी, अबोलिश कर दिया। अब ऐसी कोई लिमिट की बाध्यता नहीं है, आप जितना पैसा लाओ उतना क्या कर सकते हो, आप डेट मार्केट में एफबीआई निवेश कर सकते हैं, ये लिमिट हटा दी। तो आपको याद रखना है कि वॉलेंटरी रिटेंशन रूट का संबंध है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंध है दोस्तों, बस इतना ही पर्याप्त है। इसके अलावा दोस्तों रिविजन इन लीड बैंक स्कीम, आप सबने इसका नाम सुना होगा एलबीएस स्कीम का। लीड बैंक स्कीम काफी टाइम में 1970 के दशक में दोस्तों इसको लाया गया था। लीड बैंक जो स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन बढ़ाना, देश में गरीब आदमियों के पास क्या हो फाइनेंस की सुविधा मिले, यह बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव था। इस एलबीएस स्कीम में आप सबको पता है हर जिले में जो सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी सबसे बड़ी ब्रांचेज है, उस बैंक को क्या करते हैं, लीड बैंक का दर्जा दे देते हैं। उस पूरे जिले में अब उस बैंक की जिम्मेदारी होगी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। तो इससे क्या होगा, चीजों को आसानी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड। आप सब ने गांव में जो रहते हैं उन्होंने सबने केसीसी का लाभ तो लिया होगा। तो दोस्तों इसमें इन्होंने कहा कि आरबीआई ने कि इसको रिवीजन इन द गाइडलाइन, जो इसके गाइडलाइन है, अभी कई सारी गाइडलाइंस भी चल रही है, उसमें हम रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे अभी बताया नहीं, भविष्य में हो सकता है अगले सप्ताह या 1 महीने के अंदर अंदर इसकी रिवाइज गाइडलाइन आया, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज इसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा न्यूज थी, आई होप आपको समझ में आएगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।